बात करते हैं कोरोना वैक्सीन की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वैक्सीन यात्रा की, क्योंकि कल दिन भर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में तैयार हो रही कोरोना वैक्सीन का लेटेस्ट अपडेट लिया है। प्रधानमंत्री देश में वैक्सीन तैयार होने वाले 3 केंद्रों यानी कि अहमदाबाद, हैदराबाद और पुणे पहुंचे और तीनों केंद्रों पर प्रधानमंत्री ने वैज्ञानिकों से बात भी की। यह दृश्य दुश्मन को हुनर से हराने का दृश्य। वैज्ञानिक दिन रात वायरस को मात देने के युद्ध में खुद को झोंके हुए हैं। इस अदृश्य वायरस से दुनिया को बचाने के लिए वैज्ञानिकों ने वैक्सीन की संजीवनी लगभग तैयार कर ली है। इंतजार का काउंटडाउन खत्म होने वाला है। आज दुनिया में भी और देश में भी करीब करीब आखिरी दौर पर वैक्सीन के में काम पहुंचा है। भारत सरकार हर डेवलपमेंट पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं, हम सबके संपर्क में भी हैं। पीएम ने वैक्सीन पर वैज्ञानिकों के शोध पर करीबी नजर बनाए रखने की बात 4 दिन पहले कही थी और आज वो खुद 3 शहरों की वैक्सीन यात्रा पर थे। इस दौरान पीएम ने रेस में शामिल 3 वैक्सीन की तैयारी को बारीकी से समझा। अपनी वैक्सीन यात्रा में सबसे पहले प्रधानमंत्री अहमदाबाद के जायडस कैडिला पहुंचे, जहां स्वदेशी वैक्सीन ज़ायकोव डी का ट्रायल चल रहा है। पीपी किट समेत सुरक्षा के तमाम उपायों के साथ प्रधानमंत्री ने रिसर्च सेंटर में वैक्सीन की डेवलपमेंट प्रोसेस देखी और वैज्ञानिकों के साथ बैठक की। पीएम ने वैज्ञानिकों से वैक्सीन के प्रोडक्शन, स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़े पहलुओं पर चर्चा भी की। जायडस कैडिला की वैक्सीन ज़ायकोव डी का फिलहाल पहले फेज का ट्रायल खत्म हो चुका है और दूसरे दौर के ट्रायल अपने अंतिम चरण में है, यानी वैक्सीन तीसरे और फाइनल ट्रायल के लिए तैयार है। करीब 1 घंटे की ये मीटिंग उनकी हुई, जो कि जायडस कैडिला के सीएमडी पंकज पटेल और जो रिसर्च टीम है वो रिसर्च टीम यहाँ पे मौजूद थी और उनके साथ ये वैक्सीन हुई और साथ ही ये वैक्सीन जब तैयार हो जाएगी तो ये वैक्सीन क्योंकि बताया यही जा रहा है कि ये 2nd स्टेज में है और 2nd स्टेज के बाद इसका 3rd ट्रायल जो है वो दिसंबर में शुरू होगा। तो ये वैक्सीन कब तक बाजार में आ जाएगी, साथ ही ये वैक्सीन बाजार में आएगी तो इसके बाद क्या ये वैक्सीन कितने टेम्परेचर में रहेगी, ये पोस्ट वैक्सीन होगी, प्री वैक्सीन होगी, ये सारी बातों पे यहाँ पे चर्चा हुई। अहमदाबाद की स्वदेशी वैक्सीन की बात पूरी हुई तो पीएम ने हैदराबाद के भारत बायोटेक का रुख किया। यहाँ एक और स्वदेशी वैक्सीन पर काम चल रहा है। ये वो वैक्सीन है जिससे देश को बहुत उम्मीदें हैं। हम बात कर रहे हैं भारत बायोटेक की स्वदेशी कोवैक्सीन की। वैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल अपने आखिरी दौर में है। यह वजह है कि पीएम ने यहाँ वैज्ञानिकों से कोवैक्सीन के स्टेटस को तफ्तीश से समझा। भारत बायोटेक के लैब भी पहुंचे और रिसर्चर से सीधी बात की। पीएम जानते हैं कि अगर कोवैक्सीन का ट्रायल कामयाब रहता है तो ये बड़ी कामयाबी होगी। वैक्सीन अगले साल की शुरुआत में ही लोगों के लिए उपलब्ध कराई जा सकेगी। वैक्सीन के स्वदेशी होने की वजह से पीएम की स्वदेशी मुहिम को तगड़ा बूस्टर मिलेगा। तो सबसे बड़ी खुशी की बात है प्रधानमंत्री जी, ये वैक्सीन का फ्रंट भी जो है आपने देखा, अभी उन्होंने लास्ट वीक भी मॉनिटर किया। वो कुछ समय के बाद लगातार इसको रेगुलरली स्वयं मॉनिटर करते हैं, हम सबको गाइडेंस वगैरह देते हैं। तो एक नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप बना हुआ है वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। प्रधानमंत्री ने 2 स्वदेशी वैक्सीन की जमीनी हकीकत को समझा और फिर पुणे में दुनिया की टॉप वैक्सीन निर्माता कंपनियों में से एक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों से मिले। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ब्रिटेन की कंपनी एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से करार किया है। यहाँ ऑक्सफोर्ड की कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड का प्रोडक्शन होना है। कोविशील्ड रेस में सबसे आगे है। फेज 3 के परीक्षण में वैक्सीन करीब 94% तक कामयाब रही। हालांकि कंपनी पूरी तरह आश्वस्त होने के लिए एक बार फिर फेज 3 का ट्रायल कर रही है। प्रधानमंत्री ने वैक्सीन के साइड इफेक्ट से लेकर प्रोडक्शन तक की जानकारी ली। अहमदाबाद से गोपी घांगर और पुणे से पंकज खेलकर के साथ आशीष पांडे, हैदराबाद, आज तक।
कृषि कानून की बात कर लेते हैं, क्योंकि किसानों का आंदोलन इसको लेकर लगातार जारी। हालांकि अमित शाह ने एक बड़ा बयान दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि 3 दिसंबर ही नहीं बल्कि उससे पहले भी किसानों से बातचीत हो सकती है। सिर्फ शर्त इतनी है कि किसान बुराड़ी ग्राउंड में शिफ्ट हो जाएं। अब इसको लेकर किसान आज बैठक करेंगे और आगे की रणनीति तय होगी। जो किसान भाई आज अपना आंदोलन कर रहे हैं, वो सभी को मैं अपील करना चाहता हूं कि भारत सरकार आपसे चर्चा करने के लिए तैयार ही है और भारत सरकार आपकी हर समस्या और आपकी हर मांग पर विचार विमर्श करने के लिए तैयार है। ये अपील है गृह मंत्री अमित शाह की। ये संदेशा है केंद्र सरकार का। किसानों को लेकर मोदी सरकार फिक्रमंद है। सड़क किनारे रातें गुजारने पर अड़े किसानों को लेकर सरकार चिंतित है। यही वजह है कि जिन अन्नदाताओं के लिए सरकार ने कृषि कानून बनाया, उनसे बात करने का एक बार फिर ऑफर दिया गया। इस बार मोर्चा गृह मंत्री अमित शाह ने खुद संभाला। तो आप लोग रोड की जगह अगर वो निश्चित किए हुए स्थान पर जाकर अपना धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से करते हैं, तो ये मुझे लगता है कि इससे किसानों की भी परेशानी कम होगी और आवाजाही कर रहे आम जनता की भी परेशानी कम होगी। वैसे तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से बातचीत के लिए 3 दिसंबर की तारीख तय की थी, लेकिन अमित शाह ने कहा कि अगर किसान जल्द बात करना चाहते हैं तो मुकर्रर जगह पर शिफ्ट हो जाएं। अगर किसान यूनियन चाहते हैं कि भारत सरकार जल्द बात करे, 3 तारीख के पहले इनसे बात करे, तो मेरा आप सभी को ये आश्वासन है कि जैसे ही आप लोग इसमें शिफ्ट हो जाते हैं, एक स्ट्रक्चर्ड जगह पे अपने आंदोलन को शिफ्ट करते हैं और वहां पर आप अच्छी तरीके से सेट हो जाते हैं, दूसरे ही दिन भारत सरकार आपके साथ आपकी समस्या और मांगों के लिए बातचीत करने के लिए तैयार है। सरकार ने बातचीत की पेशकश तो कर दी है, लेकिन आंदोलनकारी किसानों ने दिल्ली बॉर्डर पर ही तंबू गाड़ दिया है। सिंघू बॉर्डर और गाजियाबाद दिल्ली बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं। अमित शाह की अपील को लेकर आज सुबह 9 बजे किसान बैठक करेंगे। इसी बैठक में तय होगा कि आंदोलनकारी गृह मंत्री की अपील मानेंगे या नहीं। फिलहाल किसान बातचीत को तैयार हैं, लेकिन उन्हें ये बात चुभ रही है कि आखिर अमित शाह ने शर्त क्यों लगा दी। सरकार की ओर से जो ये हमें इनविटेशन दी जा रही है इस स्टेटमेंट के जरिए, उसके हिसाब से मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। ऐसी कंडीशन नहीं लगानी चाहिए कि पहले किसान वहाँ जाएं फिर हम उनसे बात करेंगे। ये एक तरह का सरकार का ये बात निकल कर आती है कि सरकार का रवैया किसानों के प्रति सॉफ्ट नहीं है। सरकार किसानों के मामले के हल के लिए शायद तैयार नहीं है। किसान उस पर सोच रहे हैं, डायलॉग को जाएंगे भी, चर्चा भी करेंगे, पर केवल इतना है कि शर्तों के आधार पर नहीं, बड़े दिल के साथ में किसानों के साथ बात करना चाहिए। कड़कती ठंड में किसान सड़कों में पड़ा हुआ। बातचीत की टेबल पर बैठने की सलाह पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर भी दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस सियासत करने से भी बाज नहीं आ रही। गृह मंत्री को यह जानकारी होनी चाहिए कि इस तरह से शर्तें नहीं रखी जाती। अगर कोई आपके निर्णय से नाराज है, दुखी है, क्रोधित है, तो शर्तें रखने वाले आप कौन होते हैं? मुझे बड़ा अचंभा हुआ जब मैंने देखा गृह मंत्री इस दंभ के साथ आकर और शर्तें रख रहे हैं उन किसानों के सामने जिनको आपने तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तबाह भी आप करें, शर्तें भी आप रखें, ये कहां के कानून है? जिनके दम पर मिट्टी भी सोना उगलती है, जिनकी मेहनत से भारत का पेट भरता है, उनकी आवाज मायने रखती है। यही वजह है कि सरकार बार बार बातचीत के लिए किसानों को बुलावा भेज रही है। दिल्ली से अशोक सिंघल, हिमांशु मिश्रा, सुशांत मेहरा के साथ आज तक ब्यूरो। हैदराबाद में यूं तो निकाय चुनाव है, मगर उसकी गहमा गहमी किसी लोकल चुनाव की तरह नहीं है। निकाय चुनाव में बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने पूरा दमखम झोंक रखा है। जेपी नड्डा हैदराबाद होकर आ चुके हैं, योगी आदित्यनाथ हैदराबाद में हैं, गृह मंत्री अमित शाह आज हैदराबाद प्रचार करने के लिए पहुंच रहे हैं। बीजेपी के दिग्गज नेताओं का यही प्रचार करना ओवैसी को अखर रहा है। अब की बार कौन जीतेगा हैदराबाद का निकाय चुनाव? जवाब तो परिणाम आने के बाद मिलेगा, मगर हैदराबाद के निकाय चुनाव इतने दिलचस्प पहले कभी नहीं दिखे।
पहले कभी नहीं देखा गया कि बीजेपी की पूरी पलटन निकाय चुनाव में उतर गई हो। आज बीजेपी के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ हैदराबाद में हल्ला बोल रहे हैं। एक दिन पहले ही बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रोड शो करके ओवैसी पर करारा हमला किया था। बीजेपी हैदराबाद के निकाय चुनावों को धार दे रही है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा यहां से ओवैसी पर निशाना साध रहे हैं। ओवैसी जी जिस प्रकार कह रहे थे कि अगर मेरे गर्दन पे छुरा भी रख दोगे तब भी मैं भारत माता का नाम नहीं लूंगा। उनके जो विधायक हैं जो बिहार में चुने गए, उन्होंने कहा हम हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। उनके लोग कह रहे हैं कि ग्रेटर हैदराबाद के अंदर जो ओल्ड सिटी है, ओल्ड सिटी के मुखिया, ओल्ड सिटी के सीएम ओवैसी ही हैं। ये किस प्रकार की बातें हैं? और 15 मिनट पुलिस हटा दो, उसके बाद देखो दूसरों का हश्र क्या होता है। ये सब किसने कहा था? हम हिंदू मुस्लिम में विश्वास नहीं करते हैं, हम सबका साथ, सबका विश्वास और सबके विकास में विश्वास करते हैं। हालांकि संबित पात्रा ने आज तक के कार्यक्रम टक्कर में भी ओवैसी पर ऐसा ही तीखा हमला बोला था। तब ओवैसी ने मोदी को अपना पीएम मानने से इनकार कर दिया था। मेरे प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, तो ओवैसी जी के प्राइम मिनिस्टर कौन है? मुल्क के प्राइम मिनिस्टर। चलिए नहीं, अभी भी नहीं। ना 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 मुल्क के प्राइम मिनिस्टर। ना 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 आपके मुल्क के नहीं, आपके मुल्क के। आप बोलेंगे आज कि मेरे मुल्क के मेरे प्राइम मिनिस्टर, बोल के दिखाइए। नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्यों नहीं बोलेंगे? यही पार्टीशन है। 150 सीटों वाले ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए बीजेपी ने पूरा दमखम लगा रखा है। वहां पहले से ही तेजस्वी सूर्या प्रचार की कमान संभाले हुए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ओवैसी शांत बैठे हैं, वो बीजेपी के हर हमले का जवाब दे रहे हैं। किसानों ने बड़ा भरोसा किया कि चलो मोदी आएगा तो किसान को फायदा होगा। आज दिल्ली के कड़ाके की सर्दी में किसानों के ऊपर दिल्ली की पुलिस उनके ऊपर पानी बरसाती है। 10 डिग्री टेम्परेचर में पानी बरसाकर किसानों को तकलीफ दे रही है। हर महाज पर ये हुकूमत नाकाम साबित हुई है बीजेपी की। ओवैसी तो हमला बोल ही रहे हैं, मगर उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी भी अपने ही अंदाज में मोदी और योगी पर हमले कर रहे हैं। और ये कलमा पढ़ने वाला मुसलमान हूं, किसी के बाप से डरने वाला नहीं हूं, ना ही कल के चाय वाले से डरने वाला, ना ही कोई योगी खोगी से डरने वाले हैं। वैसे कहने के लिए तो निकाय चुनाव में 4 प्रमुख पार्टियां हिस्सा ले रही हैं, टीआरएस, कांग्रेस, एआईएमआईएम और बीजेपी। मगर असली रंग बीजेपी और एआईएमआईएम के बीच ही दिख रहा है। सवाल है क्यों? बिहार में एआईएमआईएम एनडीए गठबंधन का स्पीकर चुनने में सहयोग देती है, तो फिर यहाँ तल्खी क्यों है? जवाब के तौर पर यूं मानिए कि बीजेपी को लगता है कि कर्नाटक के बाद तेलंगाना ही वो राज्य है जहां वो अपनी पैठ बना सकती है। यहाँ कांग्रेस कमजोर है, चंद्रबाबू नायडू से लोग खफा हैं, टीआरएस मजबूत जरूर है, लेकिन अगर बीजेपी ओवैसी को उन्हीं के गढ़ में मात देने में सफल होती है तो विधानसभा चुनाव के लिए उसकी ताकत और बढ़ेगी। तो क्या यह माना जाए कि निकाय चुनाव में बीजेपी का दम दरअसल विधानसभा चुनाव की आगामी तैयारी है? हैदराबाद से आशीष पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। हैदराबाद के निगम चुनावों के जरिए बीजेपी तेलंगाना की सत्ता तक पहुंचने के रास्ते को अपने लिए सुगम बनाना चाहती है। इसीलिए वो अपनी पूरी ताकत झोंक रही है और जिस तरीके से बीजेपी ने हैदराबाद के लोकल चुनावों को राष्ट्रीय चर्चा का विषय बना दिया है, सवाल यह है कि आखिर बीजेपी के लिए ये चुनाव इतना अहम क्यों है? होने तो हैदराबाद निकाय के चुनाव है, लेकिन हर पार्टी प्रचार ऐसे कर रही है मानो लोकसभा की जंग लड़ रही है। हैदराबाद निगम में 99 सीट की पार्टी टीआरएस के मुखिया और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव रैलियां कर रहे हैं। निगम में 44 सीटों वाली पार्टी एमआईएम के मुखिया अजदुद्दीन ओवैसी अपने भाई के साथ पूरे दमखम से चुनाव प्रचार में जुटे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा उत्साहित है निगम में 2 सीट वाली पार्टी बीजेपी।
जिसने लोकल चुनाव के लिए राष्ट्रीय स्तर के नेताओं और मंत्रियों की फौज उतार दी है। एक तरफ आपके पूर्वजों ने निजाम शाही के खिलाफ एक लड़ाई लड़ी थी और निजाम के रूप में एक प्रकार फिर से आकर के इस पूरे तेलंगाना और हैदराबाद में नोट कसोट का एक नया जरिया बनाने का दुस्साहस करे, ये स्वीकार नहीं होना चाहिए। आखिर बीजेपी के इस उत्साह की वजह क्या है? पहली वजह यह है कि इसी महीने तेलंगाना के दुब्बाक विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी ने टीआरएस को हराया था। दुब्बाक सीट पर बीजेपी का वोट शेयर 13.75% से बढ़कर 38.5% हो गया था। दुब्बाक सीट पर कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही थी। इसी जीत से बीजेपी के हौसले बुलंद हैं। बीजेपी इसे तेलंगाना में कांग्रेस की जगह खुद को खड़ा करने का सही मौका समझ रही है। मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव हमने गुजरात में भी जीते। ये एक तरीके से सारे देश में एक छोटा सा इलेक्शन था। 8 सीटें हैं गुजरात में, 8 की 8 भारतीय जनता पार्टी की झोली में गई। हमारे यहां 7 चुनाव हुए उत्तर प्रदेश में, 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी को गई। आपके यहां एक चुनाव दुबाका में हुआ, ऐसा धमाका आपने किया कि यहां भी आप चुनाव जीत करके आ गए। बीजेपी को लगता है कि हैदराबाद के निकाय चुनाव उसके लिए वार्म अप जैसे होंगे, जो टीआरएस पर चोट करने का सही मौका है। जीएचएमसी तकरीबन 24 विधानसभा सीट में फैला है। तेलंगाना की जीडीपी का बड़ा हिस्सा यहीं से आता है। जीएचएमसी का बजट लगभग 5,500 करोड़ रुपए सालाना है। कई राजनीतिक विश्लेषक इस नगर निगम को राज्य की सत्ता की चाबी मानते हैं, लेकिन बीजेपी जानती है कि जीत की चाबी उसे यूं ही फ्री में नहीं मिल सकती। इसलिए हमने तय किया है कि सभी बच्चों को हम लोग फ्री टैब्स देंगे स्कूलों में, और उन टैब्स के माध्यम से हम लोग उनको सारे वर्चुअल वर्ल्ड से जोड़ेंगे। ये भी तय किया है कि 125 स्क्वायर यार्ड्स तक के जो प्लॉट्स है, इनके ऊपर जो घर बनेंगे उसको कोई चार्ज नहीं लगेगा। उसके जो सारे चार्जेस है, कंस्ट्रक्शन के लिए जो परमिशंस के लिए जो पैसा भरना पड़ता है, सो द परमिशन विल बी टोटली फ्री। जाहिर है, अगर हैदराबाद निगम में बीजेपी मजबूत हुई तो तेलंगाना में भी मजबूत होगी। वैसे तो हैदराबाद निगम चुनाव कांग्रेस भी लड़ रही है, लेकिन असली मुकाबला 3 ही पार्टियों के बीच है। बीजेपी का फोकस टीआरएस से ज्यादा ओवैसी की पार्टी एमआईएम पर है। दरअसल हैदराबाद में तकरीबन 40% मुसलमान आबादी है। एआईएमआईएम के चीफ यहीं से लोकसभा सांसद हैं। हैदराबाद की सभी 7 विधानसभा सीटों पर एमआईएम का कब्जा है। साथ ही बीजेपी इस भ्रम को भी तोड़ना चाहती है कि एआईएमआईएम बीजेपी की बी टीम है। इसीलिए बीजेपी के हर नेता के निशाने पर ओवैसी और उनकी पार्टी है। The saffron Hindutva symbol of the country, this Tiranga must be flying high. We don't want the Razakars to come back to power in MIM. Who is Owaisi? Owaisi is Muhammad Ali Jinnah's new avatar. We must defeat him. A vote for Owaisi will mean a vote against India. दुर्भाग्य का विषय है कि जहां तक परिवार और उसके दोस्त का सवाल है, वो जीएचएमसी का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वो एफएफएमसी प्राइवेट लिमिटेड का चुनाव लड़ रहे हैं। एफएफएमसी प्राइवेट लिमिटेड मतलब फैमिली फ्रेंड प्राइवेट लिमिटेड। हम जीएचएमसी का चुनाव लड़ रहे हैं और वो एफएफएमसी फैमिली फ्रेंड प्राइवेट लिमिटेड का चुनाव लड़ रहे हैं। यानी हैदराबाद के निकाय चुनाव में बीजेपी का लक्ष्य एकदम स्पष्ट है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एमआईएम को ये बात समझ में नहीं आ रही। ओवैसी भी लगातार बीजेपी के हमलों का तुरंत जवाब दे रहे हैं। बात आकर हैदराबाद के पुराने शहर को कहती है कि यहाँ पर पाकिस्तानी है, रोहिंग्या है, अफगानी है और हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। अगर बीजेपी पुराने शहर में सर्जिकल स्ट्राइक करेगी तो 1 तारीख के दिन पूरा हैदराबाद इंशाअल्लाह ताला मिलकर बीजेपी के ऊपर एक डेमोक्रेटिक स्ट्राइक करेगा और डेमोक्रेसी को बचाएगा। अब वैसे कुछ भी कहें, लेकिन बीजेपी ने हैदराबाद के चुनाव में अपने चिरपरिचित अंदाज में जो मुद्दे उछाले हैं,
उससे बचने के चक्कर में टीआरएस और एमआईएम भी स्थानीय मुद्दों से भटक रहे हैं। उनका सारा टाइम यही बताने में बीत रहा है कि बीजेपी से उनकी कोई टक्कर नहीं। कलमा पढ़ने वाला मुसलमान हूं, किसी के बाप से डरने वाला नहीं, ना ही कल के चाय वाले से डरने वाला, ना ही कोई योगी खोगी से डरने वाले हैं। कुल मिलाकर हैदराबाद के लोकल चुनावों को बीजेपी राष्ट्रीय चर्चा के केंद्र में ले आई। बीजेपी निगम चुनाव में कितनी सीटें जीतेगी इसका तो वो खुद भी कोई दावा नहीं कर रही, लेकिन बीजेपी चुनाव के सेंटर स्टेज पर तो पहुंच ही गई है। ये अपने आप में बीजेपी की जीत है। हैदराबाद से आशीष पांडे और आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। श्रीनगर लेह हाईवे पर बर्फीले तूफान ने मुसाफिरों का रास्ता रोक लिया। बर्फीले तूफान का पहाड़ सा बवंडर जब रास्ते पर गिरा तो कई गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। बर्फ के पहाड़ के नीचे कई गाड़ियां फंस गई, जिसे वहां के स्थानीय लोगों और पुलिस ने रेस्क्यू किया।